नमस्कार साथियों, रिहान लर्निंग कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने दो वीडियो बनाए हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म के पार्ट फर्स्ट और सेकंड। और आपके मेरे वीडियो पर जो कमेंट्स आए हैं वो मेरे लिए बहुत इनक्रेजिंग रहे हैं। बहुत ही मेरे को उत्साह मिला उनसे और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों से जुड़ा रहूं और कंटिन्यूस वीडियो में बनाता रहूं। आज हम लिबरलिज्म के पार्ट 3 को पढ़ेंगे। लिबरलिज्म के दो पार्ट कर लिए हमने। क्लासिकल लिबरलिज्म पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने पॉलिटिकल डायमेंशन को देखा, और क्लासिकल लिबरलिज्म के पार्ट 2 में हमने इकोनॉमिक डायमेंशन को देखा। आज हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म से मॉडर्न लिबरलिज्म की जो यात्रा है और मॉडर्न लिबरलिज्म से जो नियो लिबरलिज्म की जो यात्रा है वो हमें देखनी है। हम शुरुआत करते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी से। सबसे पहले हमने लिबर्टी के बारे में देखा। लिबर्टी क्या है? लिबर्टी ये लिबरलिज्म की सोल है। लिबरलिज्म के कोर में इंडिविजुअल लिबर्टी है। इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल राइट्स हैं। लिबर्टी की क्या डेफिनेशन हो सकती है? लिबर्टी की क्या डेफिनेशन हो सकती है, इसको मैं बता देता हूँ आपको। लिबर्टी वो एबिलिटी है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपना व्यक्तित्व का विकास करता है। लिबर्टी उस वातावरण को इच्छुक तरीके से बनाए रखना है जिसमें एक व्यक्ति अपना विकास करता है। जैसे मान लो कि ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है। इस इंडिविजुअल के चारों तरफ, इस इंडिविजुअल के चारों तरफ जो स्फेयर है, ये जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्फेयर है, इसको बनाए रखना। इसमें स्टेट और गवर्नमेंट के द्वारा किसी प्रकार का इंटरवीन नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल के लिए लिबर्टी से तात्पर्य है, लिबर्टी वो एबिलिटी है जिसके द्वारा एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति अपनी लाइफ में टारगेट सेट करता है, गोल सेट करता है। उसके और उसके टारगेट के बीच में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। इस इंडिविजुअल और इसके टारगेट के बीच में, इसके टारगेट के बीच में ये अपने लाइफ में गोल सेट करता है, अपनी लाइफ में चॉइस, एम लेता है। इसके बीच में किसी भी प्रकार का ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। तो ये लिबर्टी की परिभाषा है। अब ये लिबर्टी की डेफिनेशन चेंज होने वाली है। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि क्लासिकल लिबरलिज्म के और मॉडर्न लिबरलिज्म के बीच में जो कड़ी है वो जे.एस. मिल है। हमने क्या देखा कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म है, क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म, इन दोनों के मध्य जो लिंक है वो लिंक है जे.एस. मिल। जे.एस. मिल क्लासिकल लिबरलिज्म से वेलफेयर स्टेट तक की जो यात्रा है उसकी नींव बेंथम के द्वारा डाली गई। बेंथम ने ही शुरुआत में जो लिबरलिज्म का जो फाउंडेशन था, जो नेचुरल राइट्स जो लिबरलिज्म का फाउंडेशन था, उसको बदल दिया। उसको हम समझते हैं कैसे बदला। जॉन लॉक के समय जो लिबरलिज्म का फाउंडेशन था, लिबरलिज्म लिबरलिज्म का जो फाउंडेशन था, ये मान लो लिबरलिज्म है। जॉन लॉक के समय इसका जो फाउंडेशन था वो था नेचुरल राइट्स, राइट्स और लिबर्टी। जॉन लॉक ने 3 प्रकार के राइट्स बताए हैं: नेचुरल राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। और इंडिविजुअल लिबर्टी जिसको अधिकतम देने की बात की गई है। ये लिबरलिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म का फाउंडेशन है। इसके बाद में जो लिबरलिज्म का फाउंडेशन बेंथम के द्वारा बदल दिया जाता है, इस फाउंडेशन को। लिबरलिज्म का फाउंडेशन बेंथम के द्वारा यूटिलिटी को बना दिया जाता है। किसको? यूटिलिटी को, उपयोगिता को। उपयोगिता क्या है? जिससे व्यक्ति को हैप्पीनेस प्राप्त हो, जिससे व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त हो, उससे हम उपयोगिता कहते हैं। लिबरलिज्म का फाउंडेशन यूटिलिटी को बना दिया बेंथम ने।
और इसके बाद आते हैं जॉन रोल्स। जॉन रोल्स ने लिबरलिज्म का जो आधार है उसको पूरी तरह बदल दिया। जॉन रोल्स ने लिबरलिज्म के आधार को पूरी तरह बदल दिया। लिबरलिज्म के आधार को बदल दिया। इसके आधार को जॉन रोल्स ने बताया कि यूटिलिटी लिबरलिज्म का आधार नहीं होना चाहिए, लिबरलिज्म का फाउंडेशन जस्टिस होना चाहिए, जस्टिस। 1980s के दशक में उदारवाद की 3 मुख्य धाराएं आती हैं। 1980s के दशक में हम 3 मुख्य धाराएं देखते हैं। वो 3 मुख्य धाराएं मैं एक बार आपको बता देता हूँ कौन कौन सी मुख्य धाराएं हैं। 1980 के दशक में उदारवाद की 3 मुख्य धाराएं आती हैं। लिबरलिज्म की 3 ट्रेडिशंस। पहली जो ट्रेडिशन है उस ट्रेडिशन का नाम है लिबरल इगालिटारियनिज्म। लिबरल इगालिटारियनिज्म। उदार समतावाद, इसको कहते हैं इगालिटारियन लिबरलिज्म भी कहते हैं इसको। इगालिटारियन लिबरलिज्म भी इसी को कहते हैं। हिंदी में इसको उदार समतावाद या समता उदारवाद भी कह देते हैं। उदार समतावाद, इसको रिवर्स कर दो तो समतावाद। इसके 3 मुख्य थिंकर हैं। लिबरल इगालिटारियन आइडियोलॉजी है, उदार समतावाद विचारधारा है या उदार समतावाद थ्योरी है। इसके 3 मुख्य थिंकर हैं जॉन रोल्स, और भी कई थिंकर हैं, उन सभी की स्टडी हम करेंगे। रोनाल्ड डवर्किन, नाम सुना होगा आपने, रोनाल्ड डवर्किन। इनकी बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है एक थ्योरी ऑफ रिसोर्सेज, इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज। एक ब्रायन बेरी। एक धारा तो लिबरल इगालिटारियनिज्म है, उदार समतावाद। इसके सपोर्टर जो भी हैं, चाहे वो जॉन रोल्स हैं, चाहे वो रोनाल्ड डवर्किन है, ये लिबर्टी के साथ साथ इक्वलिटी को भी कंपेटिबल करना चाहते हैं। कंपेटिबल मतलब संगत, लिबर्टी और इक्वलिटी को मिलाने का प्रयास करते हैं, स्वतंत्रता और समानता को मिलाने का प्रयास करते हैं। एक थ्योरी है, एक जो विचारधारा है वो है लिबर्टेरियनिज्म। लिबर्टेरियनिज्म, इच्छा स्वतंत्रवाद या स्वतंत्रतावाद भी कह सकते हैं इसको, इच्छा स्वतंत्रवाद। ये जो लिबर्टेरियनिज्म है या लिबर्टेरियन थिंकर्स हैं, ये सारे के सारे इंडिविजुअल की जो इकोनॉमिक लिबर्टी है उस पर बहुत ज़्यादा एम्फासिस देते हैं। इकोनॉमिक लिबर्टी पर ये जोर देते हैं, इकोनॉमिक लिबर्टी, अर्थात लिबर्टी को ये एक्सट्रीम लेवल तक ले जाते हैं। इसमें भी 3 धाराएं हैं। जब हम लिबर्टेरियनिज्म की आइडियोलॉजी पर डिस्कस करेंगे तो इसकी तीनों धाराओं को डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमिक लिबर्टी पर ये ज़्यादा जोर देते हैं, एब्सोल्यूट इकोनॉमिक लिबर्टी पर। एक है कम्युनिटेरियनिज्म। कम्युनिटेरियनिज्म, इसको कहते हैं समुदायवाद। समुदायवाद ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। हालांकि तीनों ही जो विचारधाराएं हैं, तीनों की तीनों विचारधाराएं बड़ी इंटरेस्टिंग भी हैं और बड़ी विद्यार्थियों के लिए बड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। इनको समझना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तीसरी है कम्युनिटेरियनिज्म, समुदायवादी विचारधारा। इसमें क्या है, कम्युनिटेरियनिज्म एक्चुअली में लिबर्टेरियनिज्म के विपरीत है, इंडिविजुअलिज्म के विपरीत है। इंडिविजुअलिज्म की जो फिलोसफी है उसमें इंडिविजुअल के राइट और इंडिविजुअल की लिबर्टी और इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के ऊपर एम्फासिस दिया जाता है, उसको सेंटर में रखा जाता है। जबकि कम्युनिटेरियन थिंकर्स जो होते हैं, कम्युनिटेरियनिज्म के जो सपोर्टर्स हैं, वो कम्युनिटी पर जोर देते हैं, कम्युनिटी पर, कि इंडिविजुअल अपनी कम्युनिटी में रहता है, कम्युनिटी पर जोर देते हैं। कम्युनिटी से ही उसका गुड जुड़ा है, हम सभी अपने आप में कंप्लीट होल हैं,
उस कंप्लीट होल के हम एक छोटे से पार्ट हैं, उस कंप्लीट होल के हम एक छोटे से पार्ट हैं, उसी कंप्लीट होल में यानी कि हम उसी कम्युनिटी या सोसाइटी में, सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में ही हम अपना जीवन जीते हैं, वहीं से अपनी सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये कम्युनिटी के इंटरेस्ट को इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इसमें मुख्यतः 3-4 थिंकर्स हैं, उनके भी नाम याद रख लो। माइकल सैंडल, हम माइकल सैंडल की कम्युनिटेरियन थ्योरी पढ़ेंगे। माइकल सैंडल, चार्ल्स टेलर, ये भी कम्युनिटेरियन थिंकर है। चार्ल्स टेलर, मैकिंटायर, एक माइकल वाल्जर, माइकल वल्जर, माइकल वल्जर, माइकल वल्जर की कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी भी हमने एक जस्टिस के सब टॉपिक में डिस्कस की है। आप माइकल वल्जर को हमारी वीडियो प्लेलिस्ट से जा करके उसकी कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी के बारे में कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में माइकल वल्जर की कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी पर डिस्कस किया गया है। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो कि माइकल वल्जर की जो इक्वलिटी के बारे में क्या कंसेप्ट है। जस्टिस की एक थ्योरी है माइकल वल्जर की। तो ये कम्युनिटेरियन 3 धाराएं आती हैं। तो इन तीनों ही विचारधाराओं को, तीनों आइडियोलॉजीज़ को हमारे द्वारा अलग अलग वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। अभी आप नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म के बीच में जो कड़ी है वो जे.एस. मिल है, उसी को हम समझेंगे। हम मॉडर्न लिबरलिज्म की तरफ जा रहे हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म इंडिविजुअल लिबर्टी पर फोकस करता है। क्लासिकल लिबरलिज्म कि हमने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशन को देखा। पॉलिटिकल डायमेंशन में हमने देखा कि स्टेट पर जोर दिया जाता है। स्टेट के द्वारा लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की स्थापना की जाती है। हमने इकोनॉमिक डायमेंशन में देखा कि फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात की जाती है। और उसके बाद धीरे धीरे क्लासिकल लिबरलिज्म के कारण कैपिटलिज्म की उत्पत्ति होती है। कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन। कैपिटलिज्म के पीछे जो आइडिया वर्क करता है वो आइडिया क्लासिकल लिबरलिज्म का आइडिया ही वर्क करता है। इसके द्वारा इकोनॉमिक इनइक्वेलिटी इंक्रीज होती है। इकोनॉमिक इनइक्वेलिटी, पुअर और पुअर होता जाता है। रिच विल गेट रिचर, पुअर विल गेट पुअरर। रिच विल गेट रिचर। तो यहीं से क्लासिकल लिबरलिज्म को चैलेंज मिलना शुरू हो जाता है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले बेंथम के द्वारा जो थ्योरी दी जाती है, जो आइडियोलॉजी दी जाती है, उसका नाम है यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म यूटिलिटेरियनिज्म की जो थ्योरी है वो एक सूत्र पर काम करती है। बेंथम ने क्या कहा कि हम रीजन के उपयोग से नेचुरल जो राइट्स हैं उनको हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, खोज नहीं सकते नेचुरल राइट को। नेचुरल राइट को बेंथम ने बकवास कहा है, इमेजिनेशन और मिथ कहा है। इमेजिनेशन और मिथ की संज्ञा दी गई है नेचुरल राइट्स को बेंथम के द्वारा। बेंथम ने नेचुरल राइट्स को, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को या प्राकृतिक अधिकारों को मिथ कहा है। क्या कहा है? मिथ। ये कि झूठ है, ये कोरी कल्पनाएं हैं, बकवास है। ये मिथ है, मिथ और इमेजिनेशन, मिथ और इमेजिनेशन है, बेंथम के द्वारा कहा गया है।
तो हमने देखा कि क्लासिकल लिबरलिज्म ने धीरे धीरे जिस दर्शन का रूप लिया उसको कैपिटलिज्म कहा गया, और कैपिटलिज्म से इंडस्ट्रियलाइजेशन को बल मिला। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया उसके नेगेटिव इफेक्ट आए, तो उनके नेगेटिव इफेक्ट से इकोनॉमिक इनइक्वलिटी इंक्रीज हो गई, राइज हो गई, और पुअर होता गया, रिच रिचर होता गया। तो गरीब और अमीर के बीच जो खाई है वो चौड़ी हो गई, गरीब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तभी फिलोसफी आई यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म की फिलोसफी आई। ये एक सूत्र पर काम करती है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। इस सूत्र पर काम करती है, आप नोट कर लीजिए इसको। तो इसी कड़ी में कंटिन्यूस हम चलते रहेंगे। आगे हम देखेंगे कि कैसे जीएस मिल के द्वारा मॉडर्न लिबरलिज्म को राइज कर दिया जाता है। इसको नोट कर लीजिए आप। तो हमने देखा कि बेंथम के द्वारा अपनी एक बहुत प्रसिद्ध बुक का नाम है, बुक का नाम लिख लो, द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन। यूटिलिटेरियनिज्म की जो विचारधारा है वो बेंथम के द्वारा दी जाती है अपनी बुक द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन। ये बेंथम की बुक है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन। ये बुक 1789 में इनके द्वारा लिखी गई। बेंथम ने बताया कि जो आप रीजन का जो उपयोग कर रहे हो, विवेक का जो उपयोग कर रहे हो, इस रीजन का उपयोग किसको फाइंड आउट करने में करो। आप जो लोग के द्वारा बताया जा रहा है कि रीजन का जो उपयोग किया जा रहा है वो नेचुरल राइट्स को खोजने में किया जा रहा है, वो गलत है। उस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया बेंथम ने, और बेंथम ने बताया कि आप प्रैक्टिकल लॉज को फाइंड आउट करो जिनका उपयोग हो सकता है। ऐसे लॉज को फाइंड आउट करो जिनका आप उपयोग कर सकते हो, प्रैक्टिकल लॉज जिनको हम इम्प्लीमेंट कर सकें, प्रैक्टिकल लॉज। ऐसे कानूनों को आप खोजो जिनको हम सोसाइटी में लागू कर सकते हैं। और सोसाइटी में उन्होंने एक सूत्र स्थापित किया, उस सूत्र का नाम है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, अर्थात अधिकतम लोगों का अधिकतम हित। स्टेट और गवर्नमेंट को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिसके द्वारा बहुसंख्यक लोगों को लाभ मिले। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो इंडिविजुअल लिबर्टी है, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उसको वायलेट कर दिया। उन्होंने सोसाइटी में जो यूटिलिटी है इस पर बल दिया, अर्थात लिबरलिज्म का जो फाउंडेशन है वो पहले राइट्स था, लिबर्टी थी, उसकी जगह इन्होंने यूटिलिटी को लिबरलिज्म का फाउंडेशन बना दिया, उपयोगिता को। उपयोगिता से यहाँ तात्पर्य है कि एक व्यक्ति को किसी वस्तु से कितनी संतुष्टि मिलती है, या उसको कितनी हैप्पीनेस, या उसको कितना एंजॉय मिलता है उस वस्तु से, उसको हम कहते हैं यूटिलिटी। तो सोसाइटी जो है, मान लीजिए कि एक सोसाइटी है, मान लीजिए हमने एक सोसाइटी है, सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं, हम एक कल्पना कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में हम एक सोसाइटी की हम कल्पना कर रहे हैं। इस सोसाइटी में जो ये 70% लोग हैं ये मेजोरिटी में, 30% लोग माइनॉरिटी में, ये अल्पसंख्यक हैं, और ये 70% लोग क्या हैं, ये बहुसंख्यक हैं, मेजोरिटी में। तो बेंथम के द्वारा ये कहा जाता है कि
आप सोसाइटी में ऐसे कानून बनाइए कि 70 लोगों को तो लाभ मिल जाए, हम उनके अकॉर्डिंग ही जो उनकी जो पॉलिसी है, जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर्स है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हैप्पीनेस मिले। उन्होंने यहाँ 30 लोगों को अवॉइड कर दिया, 30 लोगों को। इसी 70% के सिद्धांत के आधार पर लोकतंत्र जो बहुसंख्यवाद है उसको भी बल मिला है। ये जो 30% लोग हैं, ये जो अल्पसंख्यक है, इनकी जो इंडिविजुअल लिबर्टी है इसके खिलाफ है। इंडिविजुअल लिबर्टी जो इन 30% अल्पसंख्यकों को इन्होंने इग्नोर कर दिया, इनकी इंडिविजुअल लिबर्टी जो है, इनकी इंडिविजुअल जो लिबर्टी है उसका वायोलेशन हो गया। अर्थात जो क्लासिकल लिबरलिज्म की जो फिलोसफी थी वो इंडिविजुअल की लिबर्टी को फोकस कर रही थी, उस पर ध्यान दे रही थी। तो इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है उसके खिलाफ यूटिलिटेरियलिज्म की पॉलिसी है, उपयोगितावाद का सिद्धांत है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो यूटिलिटेरियलिज्म की जो जो पॉलिसी है, जो यूटिलिटेरियलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, वो पूरे के पूरे लिबरलिज्म के ही अगेंस्ट में आ गई। पूरे के पूरे लिबरलिज्म का ही विरोध इसने कर दिया। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि कैसे बेंथम के द्वारा रीजन बताया गया कि रीजन के उपयोग से आप प्रैक्टिकल लॉज को फाइंड आउट कर सकते हो, और आप ऐसे प्रैक्टिकल लॉज को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। स्टेट और गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे लॉज को बनाया जाना चाहिए जिससे सोसाइटी की यूटिलिटी बढ़े। और जो अल्पसंख्यक हैं, फिर इन्होंने ये सिद्धांत दिया, तो इस सिद्धांत का विरोध कहाँ होता है कि इन्होंने 70% लोगों के पक्ष में बता दिया, और 30% जो लोग हैं इनके हितों का रखवाला कोई नहीं है, अर्थात इनकी इंडिविजुअल लिबर्टी की को प्रोटेक्शन देने वाला कोई नहीं है। यहीं पर क्या है कि जे.एस. मिल ने इसको रीडिफाइन कर दिया। फिर जे.एस. मिल ने इसमें संशोधन कर दिया। जे.एस. मिल ने इंडिविजुअल लिबर्टी को भी कंपेटिबल और करने की कोशिश की और लिबरलिज्म को रीडिफाइन कर दिया। तो अभी हम आगे देखेंगे जे.एस. मिल ने कैसे किया है। तो हमने देखा कि सबसे पहले यूटिलिटेरियलिज्म की फिलोसफी जेरेमी बेंथम के द्वारा दी जाती है। जेरेमी बेंथम ने यह कहा कि आप रीजन में विश्वास करते हो तो रीजन के द्वारा आप नेचुरल लॉ को मत फाइंड आउट करो, आप प्रैक्टिकल लॉ को खोजो, और प्रैक्टिकल लॉ के द्वारा हम पूरी की पूरी ह्यूमन सोसाइटी को फ़ायदा दे सकते हैं। और उन्होंने एक सूत्र दिया, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। और इसके लिए उन्होंने यहाँ पर आगे उन्होंने बताया कि स्टेट के द्वारा इंटरफेयर किया जा सकता है, इंटरफेयर किया जा सकता है व्यक्ति की लाइफ में। उन उन ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर की जो पॉलिसी है उसको लागू करने के लिए उस अधिकतम लोगों के अधिकतम हित की जो बात करते हैं बेंथम, उस पॉलिसी को गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया जाता है। तो उसमें क्या समस्या है, यहाँ पर स्टेट के द्वारा इंटरफेयर किया जाएगा और इंटरफेयर करके सभी लोगों के फ़ायदे की बात की जाएगी। सभी लोगों की जो मेजोरिटी में है, सभी लोगों की फ़ायदे की बात की जाएगी, सभी लोगों के फ़ायदे की बात यहाँ पर। तो बेंथम ने इंटरवेंशन ऑफ स्टेट के इंटरवेंशन को बताया। तो बेंथम ने आगे ये बताया कि जो लिबरलिज्म के द्वारा जो जो जिन सिद्धांतों का पीछा किया जा रहा है, अर्थात जो एब्स्ट्रैक्ट लॉ है, एब्स्ट्रैक्ट लॉ जो बने बनाए नियम है, जो धारणाएं हैं, एब्स्ट्रैक्ट लॉ है, वहाँ से आप अपना फोकस शिफ्ट करो, और फोकस शिफ्ट करके कहाँ पर लेके जाओ कि रियल वर्ल्ड में फोकस करो आप, कि आप ज़मीनी हकीकत देखिए कि औद्योगिक क्रांति के बाद, यानी पूंजीवाद जब से आया है, औद्योगिक क्रांति के बाद लोग कितने परेशान हो रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। तो जो रियल वर्ल्ड है इसके ऊपर फोकस करो आप। तो यहाँ फोकस शिफ्ट हो गया एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड से, ये जो फोकस है ये शिफ्ट होकर रियल वर्ल्ड पे आ रहा है, रियल वर्ल्ड पर। बेंथम के द्वारा ये आर्ग्यूमेंट दिया गया कि आप ज़मीनी हकीकत देखिए कि ज़मीन पर लोग कितने परेशान हो रहे हैं, व्यवहार में आप देखिए जो औद्योगिकरण हुआ है उसके द्वारा कितने लोग परेशान हुए हैं। इसके बाद में धीरे धीरे हम जे.एस. मिल की ओर बढ़ते हैं कि जे.एस. मिल ने कैसे मॉडर्न लिबरलिज्म की नींव डाली, अर्थात मॉडर्न लिबरलिज्म की तरफ क्लासिकल लिबरलिज्म को शिफ्ट कर दिया जे.एस. मिल ने। जे.एस. मिल
जेएस मिल ने उपयोगितावाद में भी संशोधन कर दिया और उनके मनोवैज्ञानिक जो सुखवाद है उसको नैतिक सुखवाद में बदल दिया। जेएस मिल ने यह भी कहा कि जो एक असंतुष्ट सुकरात है वो संतुष्ट मनुष्य से ज़्यादा बेहतर है, और एक संतुष्ट मनुष्य है वह एक असंतुष्ट मनुष्य है वो संतुष्ट शुक्र से ज़्यादा बेहतर है। इनका एक कोटेशन बहुत ही शानदार रहा है जो हम पढ़ते हैं कि कई बार अप्रसन्नता अप्रसन्नता प्रसन्नता से बेहतर होती है। प्रसन्नता से कई बार व्यक्तियों के लिए दुख भी उनके सुख से ज़्यादा अच्छे होते हैं। अर्थात सुखों में मात्रात्मक की बजाय यहाँ पर गुणात्मक अंतरों की इन्होंने बताया कि सुखों में मात्रात्मक ही अंतर नहीं होता, गुणात्मक अंतर भी होता है। जबकि बेंथम ने यह बताया कि सुखों में सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक अंतर होते हैं, मात्रात्मक भेद पाए जाते हैं। उन्होंने एक फेलिसियस यंत्र का निर्माण भी किया जिनके द्वारा सुख और दुख को आप माप सकते हो, आप मेजर कर सकते हो कि आप सुखी हो नहीं हो, ये सभी आप मेजर कर सकते हो। तो आगे हम देखते हैं कि जेएस मिल ने शुरुआत कहाँ से की। शुरुआत में तो जेएस मिल क्लासिकल लिबरल की तरह ही थे। स्टार्टिंग में तो जेएस मिल कैसे दिखते थे? क्लासिकल लिबरल, एक शास्त्रीय उदारवादी थिंकिंग वाले थे, क्लासिकल लिबरल जैसे ही दिखाई देते थे। लेकिन धीरे धीरे वो मॉडर्न लिबरलिज्म की तरफ अब बढ़ते हैं। अभी उसको देखते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अठारह में 1859 में जेएस मिल के द्वारा ऑन लिबर्टी पुस्तक का प्रकाशन किया। जेएस मिल ने बताया कि व्यक्ति के दो प्रकार के कार्य होते हैं। एक इंडिविजुअल के दो प्रकार के कार्य होते हैं, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और एक अदर रिगार्डिंग एक्शन। यहाँ पर वो क्लासिकल लिबरल की तरह ही दिखाई देते हैं, अदर रिगार्डिंग एक्शंस, अदर रिगार्डिंग एक्शंस। स्वसंबद्ध कार्य और परसंबद्ध कार्य। जेएस मिल कहते हैं कि जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस हैं उनमें जेएस मिल के द्वारा ये कहा जाता है कोई व्यक्ति कार्य करता है और वो कार्य अगर उसको स्वयं को प्रभावित करते हैं, कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसको खुद को ही वो इफेक्ट करते हैं, तो वो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन कहलाते हैं। उसमें गवर्नमेंट और स्टेट के द्वारा किसी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कोई इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, ये अपने बंद कमरे में किताब पढ़ रहा है, या बंद कमरे में ये शराब पी रहा है, या बंद कमरे में ये सिगरेट पी रहा है, एल्कोहल स्मोकिंग कर रहा है। इसके चारों तरफ एक स्फेयर है, जिसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ये स्फेयर ये खुद से संबंधित है। व्यक्ति जो स्वयं से संबंधित, अपने से संबंधित कार्य करता है और खुद पर ही उनका प्रभाव पड़ता है, तो स्टेट या गवर्नमेंट को यहाँ पर क्या इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इंटरवीन नहीं करना चाहिए, अर्थात स्टेट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति ऐसे कार्य करता है कि उससे दूसरों को इफेक्ट पड़ता है, अर्थात ऐसे कार्य व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं जो अदर रिगार्डिंग एक्शन में आते हैं, उनके द्वारा दूसरों पर अगर प्रभाव पड़ता है, दूसरे व्यक्तियों पर उनके द्वारा प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, तो इसके यहाँ पर गवर्नमेंट और स्टेट के द्वारा इंटरवेंशन किया जा सकता है। स्टेट यहाँ पर क्या कर सकता है? इंटरफेयर कर सकता है और उसकी लिबर्टी को लिमिट कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। यहाँ पर व्यक्ति स्टेट के द्वारा इंटरफेयर किया जा सकता है। अगर व्यक्ति ऐसे कार्य कर रहा है कि उनसे दूसरे लोगों पर इफेक्ट पड़ रहा है, दूसरे की जो लिबर्टी है वो उसमें कटौती हो रही है, वो वायोलेट हो रही है, तब स्टेट के द्वारा इंटरवेंशन किया जाना चाहिए। इसी से जॉन रोल्स इसी थ्योरी से जेएस मिल का हम प्रिंसिपल भी जुड़ा, हानि सिद्धांत। हम प्रिंसिपल ये कहता है कि व्यक्ति जब तक सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन करता है तब तक गवर्नमेंट उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन जब व्यक्ति के द्वारा अदर रिगार्डिंग
एक्शंस किए जाते हैं तो सरकार और स्टेट के द्वारा इंटरवीन किया जा सकता है। अर्थात व्यक्ति के द्वारा दूसरों की लिबर्टी और दूसरे के अधिकारों का हनन किया जाता है तो सरकार उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को लिमिट कर सकती है, सीमित कर सकती है। इसी को जेएस मिल का हार्म प्रिंसिपल भी कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्म प्रिंसिपल। इसी को जेएस मिल का आंधी सिद्धांत कहा गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए आप। इसके आगे देखते हैं हम। जेएस मिल शुरू में तो क्लासिकल लिबरल की तरह ही दिखते थे, लेकिन जब उन्होंने ऑन लिबर्टी लिखी 1859 में, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो ब्रिटिश एमपी चुने जाते हैं। क्या चुने जाते हैं? ब्रिटिश एमपी। यहीं से उनकी थिंकिंग बदलनी शुरू हो जाती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में सांसद चुने जाते हैं और सांसद चुनने के बाद औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक प्रभावों को जेएस मिल के द्वारा बड़ी नज़दीक से देखा जाता है। वो देखते हैं कि जो गरीब है गरीब होता जा रहा है, पुअर होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है और इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, आर्थिक असमानता भी बढ़ती जा रही है। तो जेएस मिल ये कहते हैं, यहाँ पर उनके दिमाग में आती है बात कि ये सभी जो बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं, इन बुरे प्रभावों को, दुष्प्रभावों को सिर्फ और सिर्फ स्टेट के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। तो उन्होंने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, जो कैपिटलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उनको बड़ी नज़दीक से देखा। नेगेटिव इफेक्ट को बड़ी नज़दीक से देखा। नेगेटिव इफेक्ट इनको बड़ी नज़दीक से देखा, क्लोज, नज़दीक से देखा। और उन्होंने यहाँ पर देखा कि गरीबों की बहुत बुरी हालत हो रही है, नज़दीक से देखा। और इनको महसूस हुआ कि गरीबों की इस स्थिति को सुधारने के लिए स्टेट का इंटरफेयर ज़रूरी है। स्टेट या गवर्नमेंट ही इन सभी बुरे प्रभावों, दुष्प्रभावों से निपट सकती है, अर्थात इनको रिमूव कर सकती है, इन बैड इफेक्ट्स को। यहीं से न्यू टाइप ऑफ लिबरलिज्म का जन्म हो रहा है। न्यू टाइप ऑफ लिबरलिज्म, न्यू टाइप ऑफ लिबरलिज्म, न्यू टाइप ऑफ लिबरलिज्म, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म। इसी को हम कहते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म। इसी को हम मॉडर्न लिबरलिज्म कहते हैं। कि जेएस मिल ने यह बताया कि स्टेट के द्वारा ही इन नेगेटिव इफेक्ट को दूर किया जा सकता है। जो औद्योगिक क्रांति के कारण या औद्योगिकरण के कारण जो भी नेगेटिव इफेक्ट आए हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ स्टेट रिमूव कर सकता है। अर्थात अब स्टेट का इंटरवीन होगा, व्यक्ति की लिबर्टी में कटौती होगी, अर्थात लोगों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए स्टेट का इंटरवेंशन या इंटरफेयर ज़रूरी है। यहीं से न्यू टाइप ऑफ लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म का उदय होता है। हम नकारात्मक उदारवाद और सकारात्मक उदारवाद को सिंपल शब्दों में समझते हैं। नकारात्मक उदारवाद के बारे में हम देखते हैं कि स्टेट के द्वारा इंटरफेयर मिनिमम किया जाता है या नहीं किया जाता, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र है। लेकिन हम सकारात्मक उदारवाद में ये पढ़ते हैं कि स्टेट के द्वारा इंटरफेयर किया जाता है। यहाँ पर लोक कल्याणकारी राज्य की बात आती है, जिसको हम दादी माँ का राज्य भी कहते हैं। अर्थात गरीबों की मदद सिर्फ और सिर्फ राज्य कर सकता है। अर्थात जो डिसएडवांस्ड हैं, जो अनसक्सेसफुल पीपुल हैं, जो असफल लोग हैं, जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए, जो गरीब रह गए, उन सभी की हालत को सिर्फ और सिर्फ स्टेट सुधार सकता है। स्टेट उनके चारों तरफ सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है जिनके द्वारा उनकी स्थिति बेहतर हो। यहीं से पॉजिटिव लिबर्टी का भी कंसेप्ट आता है। पॉजिटिव लिबर्टी एबिलिटी और कैपेसिटी की बात करती है, जबकि नेगेटिव लिबर्टी, जो नेगेटिव लिबरलिज्म या क्लासिक लिबरलिज्म से जुड़ी है नेगेटिव लिबर्टी, वो एब्सेंस ऑफ ऑब्स्टेकल्स, एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स की बात करती है, अर्थात बाधाओं के अभाव की बात करती है। जबकि पॉजिटिव लिबर्टी एबिलिटी और कैपेसिटी की बात करती है, जो हम मॉडर्न लिबरलिज्म में आगे देखेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए।
यहीं से मॉडर्न मॉडर्न लिबरलिज्म का उदय होता है। यहीं से जेएस मिल के द्वारा एक नई कंसेप्ट दी जाती है जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअलिटी। उसके बाद जेएस मिल के द्वारा एक नई कंसेप्ट का डेवलपमेंट किया जाता है। उन्होंने बात की है फ्री डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। इस कंसेप्ट को समझिए, ये आपके लिए नई है, इंडिविजुअलिटी। इसको हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअलिटी भी कह सकते हैं इसको हम इंडिविजुअलिटी भी, हिंदी में इसका नाम है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, आइए इसको समझते हैं। फ्री डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल या इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल हो गए, इसको हम कहते हैं इंडिविजुअलिटी। ये इंडिविजुअलिज्म से अलग है। जो इंडिविजुअलिज्म है वो क्लासिकल लिबरलिज्म से राइज हुआ। इंडिविजुअलिज्म की फिलोसफी इंडिविजुअल को जो लिबर्टी प्रदान करती है, उस लिबर्टी में स्टेट और गवर्नमेंट के द्वारा किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को मनमानी करने की छूट, व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंधों का अभाव, उस प्रकार की बात करती है। जैसे हम एक इमेज से समझते हैं इसको, दो इमेज बनाते हैं हम यहाँ पर, इसको समझते हैं। एक इमेज ये बना लेते हैं, एक इमेज ये बना लेते हैं अपन। यहाँ समझ लेते हैं इसको। ये जो इंडिविजुअल है, इसके चारों तरफ एक ऐसे स्फीयर का निर्माण किया जाए जिसमें स्टेट और गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरफेयर हो। स्टेट और गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरफेयर हो। ये तो इंडिविजुअलिज्म बात करता है, इसको क्लासिकल लिबरलिज्म भी यही कहता है कि इसके चारों तरफ एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण किया जाना चाहिए जिसके द्वारा व्यक्ति अपना फुल विकास कर सके, फुल डेवलपमेंट कर सके, व्यक्ति अपना पूरा विकास कर सके। अर्थात व्यक्ति के पास बहुत सारे विकल्प हैं चूज करने के लिए, फुलेस्ट एक्सटेंट ऑप्शंस, बहुत सारे विकल्प व्यक्ति के पास। इन सभी विकल्पों में कोई भी विकल्प ये चुनने के लिए स्वतंत्र है और इसकी लाइफ में किसी प्रकार का ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। ये जो इंडिविजुअलिटी है, ये इस इंडिविजुअलिज्म की लिबर्टी की जो कंसेप्ट है इससे थोड़ी डिफरेंट है। ये क्या कहती है, जैसे इसमें जो इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल के भीतर कैपेसिटी है, इसके भीतर कैपेसिटी है, इसके भीतर एबिलिटी है। ये तो नेगेटिव लिबर्टी जैसा दिखता है, ये पॉजिटिव लिबर्टी बात करेगा इंडिविजुअलिटी। ये इंडिविजुअलिज्म की जो नेगेटिव लिबर्टी है उससे थोड़ी ब्रॉड कंसेप्ट है। इसको समझने का प्रयास कीजिए कि ये क्या कहती है। इसमें मान लो ये व्यक्ति पूर है, गरीब है, इसके चारों तरफ जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन है वो राइट नहीं है। सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन वो राइट नहीं है। इन सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को राइट करने के लिए, अर्थात जो इसकी कैपेसिटी और एबिलिटी बढ़ाने के लिए स्टेट का इंटरफेयर ज़रूरी है। यहाँ पर ये स्टेट का इंटरफेयर की बात करते हैं। स्टेट यहाँ पर क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। अर्थात इसके भीतर जो क्षमताएं हैं, व्यक्ति के भीतर जो क्षमताएं हैं, उन सभी क्षमताओं को अनलॉक करेगा स्टेट। अर्थात व्यक्ति अपना विकास करेगा, उस विकास में उसका स्टेट उसकी मदद करेगा। उसके चारों तरफ ऐसे सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का निर्माण करेगा कि व्यक्ति उसमें अपने बेहतर टारगेट को प्राप्त कर सके, अपने अच्छे से अच्छे टारगेट को प्राप्त कर सके। आइडिया बर्लिन की एक वीडियो डाला मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हो, नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी को। वहाँ अच्छे से आपको लिबर्टी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी कि पॉजिटिव लिबर्टी
के सपोर्टर क्या कहते हैं, आइजिया बर्लिन। नेगेटिव लिबर्टी के समर्थक कैसे बन जाते हैं और पॉजिटिव लिबर्टी को कैसे रिजेक्ट कर देते हैं, आइजिया बर्लिन। तो यहाँ पर इंडिविजुअलिटी की जो कंसेप्ट आ रही है, इसको समझने का प्रयास करो। इंडिविजुअलिटी ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए जानने के लिए। इंडिविजुअलिटी ये ब्रॉड कंसेप्ट है, ये भी लिबर्टी से जुड़ी है लेकिन थोड़ी ब्रॉड कंसेप्ट है। इसमें ह्यूमन पोटेंशियल को अनलॉक करने की बात की जाती है। इसमें क्या कहा जाता है कि सभी लोगों में जो ह्यूमन पोटेंशियल है वो बराबर है, अर्थात मानव में जो क्षमता है वो सभी लोगों में बराबर है। और इस पोटेंशियल को अनलॉक करने की बात इसमें की जाती है, अर्थात खोलने की बात की जाती है। यहाँ पर एक थ्योरी काम करती है, लेट मी ग्रो, अर्थात मुझे बढ़ने दो। लेट मी ग्रो अर्थात मुझे वृद्धि करने दो, और स्टेट इसमें इसकी मदद ही करता है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें दो बातें आएंगी। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है लेट मी ग्रो, इसमें समय लगता है, व्यक्ति को प्रोग्रेस करने में थोड़ा समय लगता है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसको मैं अभी समझा देता हूँ आपको। और इसमें दो बातें आएंगी। पहली बात तो राइट, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन। दूसरी बात है म्यूचुअल कॉरपोरेशन। इनको समझने की कोशिश करना। यहाँ पर जो ह्यूमन पोटेंशियल है, मतलब मानव की जो क्षमता है उसको अनलॉक करने की बात की जा रही है। इसमें व्यक्ति को ये कहा जा रहा है कि आप मुझे आगे बढ़ने दो, मुझे ऐसी परिस्थितियाँ दो कि मैं आगे बढ़ सकूँ। ये कंटिन्यूस प्रक्रिया सोसाइटी में। सोसाइटी में राइट, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन राइज की जानी चाहिए। किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा। ये काम कौन करेगा? ये स्टेट करेगा। स्टेट एक व्यक्ति के चारों तरफ अगर राइट, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन बिल्ड करेगा तो ही उसका डेवलपमेंट होगा। जैसे मान लो कोई गरीब व्यक्ति है और वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसके लिए स्टेट स्कूल बिल्ड करेगा, उसके लिए हॉस्पिटल्स बिल्ड करेगा, उसको फ्री कोचिंग, फ्री नोट्स की व्यवस्था करवाएगा। अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके गरीबी में जो बाधाएं जो आ रही हैं, उसकी पॉवर्टी भी एक बाधा है, वो कोचिंग नहीं कर सकता वो भी बाधा है, पैसे का भाव भी एक बाधा है। तो वो सभी जो चीज़ें हैं वो स्टेट के द्वारा फ्री की जाएंगी। स्टेट इस बात पर यहाँ जोर देता है कि व्यक्ति डेवलपमेंट कैसे करेगा। ये म्यूचुअल कॉरपोरेशन की भी बात की जाती है कि यहाँ पर लोगों की भी जिम्मेदारी है, लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो लोगों का सहयोग करें। स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है, स्टेट के साथ साथ लोगों की भी इसमें जिम्मेदारी है, सभी की जिम्मेदारी है। अर्थात राइट्स के साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, जिम्मेदारी भी है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। ये दो बातें ही स्टेट के इंटरफेयर की बात करती हैं। स्टेट इंटरफेयर यहीं से शुरू, यही तो मॉडर्न लिबरलिज्म है, यही तो मॉडर्न लिबरलिज्म है। यहीं से वेलफेयर स्टेट की बात आती है। इसी को हम कहते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म। इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। तो न्यू टाइप ऑफ लिबरलिज्म का बोर्न हो गया। मॉडर्न लिबरलिज्म की हमने बात की। जेएस मिल क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म के बीच में वो लिंक है। यूटिलिटेरियनिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो भी उसमें एक योगदान देती है। दोनों लिंक है, इस बात को आपको समझना है। अब हम समझेंगे कि क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म में डिफरेंस कहाँ है और दोनों एग्री कहाँ करते हैं। हम मॉडर्न लिबरलिज्म के बारे में जानने से पहले ये समझेंगे कि क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म में डिफरेंस क्या है, और क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म दोनों कौन से पॉइंट पर आकर के एग्री होते हैं, कहाँ पर ये समझौता करते हैं। इन दोनों के लिए ही लिबर्टी। लिबर्टी क्या है? लिबर्टी एक एबिलिटी है जो लोगों के पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में यूज आती है। लिबर्टी एक इंस्ट्रूमेंट है
लिबर्टी की वैल्यू कैसी है? लिबर्टी एक इंस्ट्रूमेंट का कार्य करती है। लिबर्टी की इंस्ट्रूमेंट वैल्यू है दोनों के लिए ही, और दोनों के द्वारा ही लिबर्टी को एक्सरसाइज किया जाता है। किसके डेवलपमेंट के लिए? व्यक्ति की, इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए। इस बात को समझने का आप प्रयास कीजिए। लिबर्टी, चाहे वो क्लासिकल लिबरलिज्म है चाहे वो मॉडर्न लिबरलिज्म है, दोनों के लिए ये एक इंस्ट्रूमेंट का कार्य करती है, एक साधन है, एक मीन्स है, एक उपकरण है लिबर्टी, और जिसके द्वारा, जिसका प्रयोग करके, जिसको एक्सरसाइज करके एक व्यक्ति अपना सेल्फ डेवलपमेंट करता है। क्या करता है? सेल्फ डेवलपमेंट करता है। तो हम यहाँ बात करते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म की। क्लासिकल लिबरलिज्म के सपोर्टर क्या कहते हैं? क्लासिकल लिबरलिज्म के जो सपोर्टर हैं वो क्या कहते हैं लिबर्टी को लेकर के? उनकी एक कंसेप्ट है, उसको आप समझने का प्रयास कीजिए, उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। उसको समझा देता हूँ मैं। ये मान लो ये दोनों ही इसको यहाँ समझ लेते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं, शेप दोबारा बना लेते हैं। शेप सही से नहीं बनी, इसमें बना लेते हैं। ये शेप बना लेते हैं यहाँ पर। ये नहीं बन रही, वैसे बना लेते हैं अपन। लिबर्टी की हम ये क्लासिकल लिबरलिज्म, ये मॉडर्न लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरल क्या कहते हैं कि जो लिबर्टी है, एक व्यक्ति की जो लिबर्टी है वो क्या है? वो ये कि स्टेट के द्वारा किसी प्रकार का इंटरवीन नहीं किया जाना चाहिए, इंटरफेयर नहीं किया जाना चाहिए, राज्य के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। लिबर्टी एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके लिए भी लिबर्टी एक उपकरण है। लिबर्टी का उपयोग करके ये व्यक्ति अपना विकास करता है। तो क्या करेगा स्टेट? स्टेट का एक ही काम है, लो एंड मेंटेन को ऑर्डर करना, लो एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लो एंड ऑर्डर को, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। एक नॉन इंटरवेंशन, इंटरवेंशन नहीं करेगा, नॉन इंटरफेयर। कहने का मतलब है कि राज्य के द्वारा कानून और व्यवस्था बनाए रखे राज्य, और राज्य किसी भी प्रकार के व्यक्ति की स्वतंत्रता में, व्यक्ति की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करे। अर्थात राज्य रूल ऑफ लॉ की स्थापना करे, रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन की स्थापना करे। अर्थात राज्य व्यक्ति को वो वातावरण प्रदान करे जिसके द्वारा व्यक्ति अपना विकास कर सके। राज्य के द्वारा एक लीगल, न्यूट्रल, लीगल न्यूट्रल फ्रेमवर्क, इम्पार्शियल, इम्पार्शियल फ्रेमवर्क का निर्माण किया जाए, फ्रेमवर्क का निर्माण किया जाए। इसके भीतर व्यक्ति अपना विकास करे, अपना डेवलपमेंट करे, सेल्फ डेवलपमेंट करे। उसको कहते हैं अपन, ये क्लासिकल लिबरलिज्म को हम इसी कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। ये इमेज आप अपने ध्यान में रखो। तो कि मॉडर्न लिबरल क्या कहते हैं? मॉडर्न लिबरल कहते हैं कि जो लिबर्टी है उसको एक्सरसाइज करो आप, लिबर्टी। ये भी लिबर्टी को इंस्ट्रूमेंट की तरह उपयोग करने की बात करते हैं, लिबर्टी को एक्सरसाइज करने की बात करते हैं मॉडर्न लिबरल। ये भी कहते हैं कि ये इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं। ये कहते हैं कि व्यक्ति के चारों तरफ आप ऐसी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन पैदा करो, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन, अर्थात ऐसे वातावरण का निर्माण करो, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन बिल्ड करो, अर्थात ऐसे वातावरण का निर्माण करो जिसमें व्यक्ति अपना अधिकतम विकास कर सके, व्यक्ति अपने टारगेट सेट कर सके, व्यक्ति अपना भीतर से विकास कर सके, व्यक्ति अपनी पोटेंशियल कैपेसिटी को अनलॉक कर सके। अर्थात ये पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो, ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव लिबर्टी दिखाई देगी, जिसमें एबिलिटी और कैपेसिटी की बात की जाती है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने डेवलपमेंट को सुनिश्चित करता है।
यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से तो नेगेटिव लिबर्टी की बात की जाती है, नेगेटिव लिबर्टी की बात। नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर कहते हैं कि व्यक्ति के लाइफ में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जानता है अपना हित और अहित। इस इमेज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके समझने में ये जो इमेज मैंने बनाई है, जो मैंने उदाहरण दिए हैं, इसके उदाहरणों के साथ आप दोनों में अंतर भी कर सकते हो, दोनों को आप समझ सकते हो। तो दोनों एग्री कहाँ हो रहे हैं? लिबर्टी की इंस्ट्रूमेंट वैल्यू को लेकर के दोनों एग्री हो रहे हैं, दोनों एग्रीमेंट कर रहे हैं, दोनों समझौता कर रहे हैं। हम आगे देखेंगे कि ये सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन कैसे एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। आप नोट कर लीजिए इसको। स्टेट के द्वारा मॉडर्न लिबरल क्या कहते हैं? हम मॉडर्न लिबरलिज्म में प्रवेश कर गए। स्टेट के द्वारा राइट, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को बिल्ड किया जाना चाहिए। राइट, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को बिल्ड किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी लिबर्टी का प्रयोग करे, अपनी लिबर्टी का यूज ले सके। अर्थात मॉडर्न लिबरल व्यक्ति की सोशल इमेज प्रस्तुत करते हैं और क्लासिकल लिबरल व्यक्ति की असोशल इमेज प्रस्तुत करते हैं। इन दोनों में अंतर समझ लो आप। असोशल इमेज और सोशल इमेज, यहाँ पर अंतर समझ लो। इसमें असोशल इमेज में तो ये है कि व्यक्ति को ऐसा माना गया है कि अपनी सोसाइटी से ये अटैच नहीं है, डिटेच है। भाई सोसाइटी क्या है? सब टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स, अर्थात व्यक्तियों का योग ही तो सोसाइटी है। सभी व्यक्ति मिलकर के एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इस सोसाइटी से इस व्यक्ति को अलग करते हैं, इसको अलग करके एक स्पेयर प्रदान करते हैं और इस स्पेयर में ये व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है। तो ये एक असोशल इमेज है, सोशल से कट गया है। ये तो सोशल है, इस सोशल से कट गया है, कट गया, यहाँ से कट गया तो क्या बन गया? असोशल बन गया। ये असोशल इमेज है, व्यक्ति को समाज से अलग करके देखते हैं। लेकिन ये जो मॉडर्न लिबरल हैं, ये व्यक्ति को सोसाइटी के कंटेक्स्ट में देखते हैं, सोसाइटी से जोड़ करके देखते हैं, समाज से जोड़ कर देखते हैं। ये समाज है, इसके भीतर ही एक व्यक्ति अपनी लिबर्टी का प्रयोग कर सकता है, इसके भीतर ही व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। अर्थात सोसाइटी से अलग नहीं है व्यक्ति। जिस प्रकार कम्युनिटेरियन थ्योरी पढ़ेंगे हम, माइकल वाल्जर पढ़ेंगे अपन, माइकल सैंडल पढ़ेंगे, तो अपन ऐसी बातें वहाँ करेंगे कि यहाँ कम्युनिटी को महत्व दिया जा रहा है। व्यक्ति अपनी लिबर्टी का जो प्रयोग है वो सोसाइटी के कंटेक्स्ट में ही कर सकता है, सोसाइटी के भीतर रहकर इस व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। तो राइट, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन किसके द्वारा बिल्ड की जानी चाहिए? ये स्टेट के द्वारा बिल्ड की जानी, स्टेट के द्वारा बिल्ड की जानी चाहिए। तो हमने देखा कि मॉडर्न लिबरल क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल की राइट्स और लिबर्टी सोशल हैं और इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिविजुअल अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज कर सकता है और एक व्यक्ति अपनी लिबर्टी और विकास के लिए आत्मविकास कर सकता है। इफ़ वन इज़ नॉट एबल रियलाइज वंस राइट्स एंड लिबर्टीज आर डेवलप। इसके लिए व्यक्ति के विकास के लिए यहाँ पर जिम्मेदार कौन है? सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन, इनके भीतर रहकर ही एक व्यक्ति अपने विकास को सुनिश्चित कर सकता है। और ये जो सोशल और इकोनॉमिक जो कंडीशन है यहाँ बिल्ड की जा रही है, किसके द्वारा की जा रही हैं? ये स्टेट के द्वारा बिल्ड की जा रही हैं। स्टेट के द्वारा जैसे एजुकेशन देने के लिए, शिक्षा देने के लिए स्कूल बिल्ड किए जाएं, मेडिकल हेल्थ को मजबूत करने के लिए आप हॉस्पिटल्स का निर्माण कीजिए, ड्रेनेज सिस्टम मजबूत कीजिए। तो लोगों के द्वारा, स्टेट के द्वारा चिकित्सा और शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। ऐसा हम कौन से स्टेट में करते हैं? स्टेट जब सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का निर्माण करता है तो वो स्टेट कहलाता है वेलफेयर स्टेट। भाई वेलफेयर स्टेट की क्या परिभाषा हुई? वेलफेयर स्टेट एक एक्सपेंसिव स्टेट है जिसके
वर्क बहुत ज़्यादा है, जिसके भीतर स्टेट के द्वारा सोशल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का निर्माण किया जाता है। लोगों को पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स स्टेट के द्वारा बने जाते हैं। लोगों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं और नीतियों का निर्माण इसमें किया जाता है। जैसे हेल्थ हो गई, हॉस्पिटल्स, फ्री निःशुल्क दवा हो गई, फ्री स्कूल्स हो गई, फ्री एजुकेशन के लिए आप स्कूल बिल्ड कर दो, बच्चों के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था करो, फ्री कोचिंग की व्यवस्था करो। तो ये वेलफेयर स्टेट एक एक्सपेंसिव स्टेट है, जिसके भीतर एक व्यक्ति के विकास के लिए स्टेट के द्वारा विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए कि एक वेलफेयर स्टेट क्या होता है, जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की व्यवस्था करता है और सोशल कंडीशन को इक्वलाइज कर देता है, अर्थात सभी सामाजिक स्थितियों को सभी के लिए समान करता है और अवसरों की समानता पैदा करता है। इसके बाद बात करेंगे हम एल टी होब हाउस। एल टी होब हाउस क्या कहते हैं? एल टी होब हाउस, एल टी होब हाउस, ये मॉडर्न लिबरलिज्म के फाउंडिंग फादर इनको कहा जाता है। फाउंडिंग फादर आप कह सकते हो इनको, फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म, फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म, आधुनिक उदारवाद के जनक, संस्थापक। आप एल टी होब हाउस को कहते हैं। एल टी होब हाउस के द्वारा भी ये कहा जाता है कि एक इंडिविजुअल कब विकास करेगा। एक इंडिविजुअल की इंडिविजुअलिटी का विकास कब होगा? ये विकास तब होगा जब उसकी सोशल कंडीशन बेहतर होंगी, उसके चारों तरफ की सोशल कंडीशन बेहतर होंगी, तभी उसका विकास होगा। इस प्रकार एल टी होब हाउस के द्वारा सोशलिज्म और लिबरलिज्म के आइडियाज़ को मिला दिया जाता है। सोशलिज्म एंड लिबरलिज्म के उन फीचर्स को पिक किया जाता है जो दोनों में है। सोशलिज्म और लिबरलिज्म दोनों को मिला दिया जाता है और एक हारमोनियस सिंथेसिस स्थापित किया जाता है। और सोशलिस्ट लिबरलिज्म की बात की जाती है। सोशलिस्ट लिबरलिज्म, हम तभी तो मॉडर्न लिबरलिज्म को सोशल लिबरलिज्म भी कह रहे हैं। सोशलिस्ट लिबरलिज्म, ये बात किसके द्वारा की जा रही है? एल टी होब हाउस के द्वारा की जा रही है। एल टी होब हाउस के द्वारा एक कंसेप्ट और दी गई है, जिसको हम कह सकते हैं, इस कंसेप्ट को हम कह सकते हैं सोशल कंसेप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसकी। संपत्ति की सामाजिक अवधारणा, सोशल कंसेप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। ये कंसेप्ट वर्तमान समय में CSR से जानी जाती है, जो कंपनी अधिनियम 2013 आया था। CSR नाम से भी इसको जाना जाता है। CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी बताऊंगा क्या है। प्रॉपर्टी की जो सोशल कंसेप्शन है वो क्या है, इसमें क्या कहा जाता है कि एक पूंजीपति जो होता है, एक अमीर व्यक्ति होता है, वो अपने समाज के भीतर रहकर ही बहुत सारा पैसा अर्न करता है। इसलिए उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सोसाइटी को अब पे बैक करे, अर्थात सोसाइटी के लिए जैसे कई जन उपयोगी कार्य कर सकता है। वो स्कूल बिल्ड कर सकता है, हॉस्पिटल बिल्ड कर सकता है, ड्रेनेज सिस्टम वो कर सकता है, और भी वो बहुत सारे उपयोग कार्य कर सकता है। लोगों के लिए रोज़गार भी पैदा कर सकता है। इसी कंसेप्ट को CSR भी कहा जाता है। CSR के तहत जो भी एक कैपिटलिस्ट होता है, एक पूंजीपति होता है, उसको उसका 12 महीने में एक बड़ा टर्नओवर होता है, तो कुछ परसेंट हिस्सा उसको सोसाइटी के नाम भी करना पड़ता है। सोसाइटी के नाम, किसका नाम करना पड़ता है? सोसाइटी का नाम करना पड़ता है, अर्थात उसको सोसाइटी को पे बैक करना पड़ता है। वो कि समाज के भीतर रहकर ही तो पैसे कमाता है, इसलिए वो समाज का ऋणी है। तो समाज के भीतर रहकर अगर वो बहुत सारे पैसे कमाता है, तो समाज के लोगों के लिए जनसेवा के कार्य कर सकता है, कल्याण के कार्य कर सकता है। इसी को कहते हैं अपन प्रॉपर्टी, सोशल कंसेप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। ये एल टी होब हाउस से जुड़ी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसकी, एल टी होब हाउस की, सोशलिस्ट लिबरलिज्म। तो आप समझ लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद हम बात करते हैं एक जॉन डीवी, एक विद्वान हुआ है, वो दो तीन बातें बताता है। पॉलिटिकल डायमेंशन से जुड़ा मॉडर्न लिबरलिज्म का पॉलिटिकल डायमेंशन, उसी से जुड़ा है जॉन डीवी। मॉडर्न लिबरलिज्म के भी दो डायमेंशन हैं, इन दोनों ही डायमेंशन को हम देखेंगे। मॉडर्न लिबरलिज्म, इस मॉडर्न लिबरलिज्म में अपने जॉन रोल्स का भी योगदान है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम। जॉन रोल्स, इनकी एक बहुत प्रसिद्ध किताब है जो उन्होंने 1971 में लिखी है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ए थ्योरी ऑफ, तीन किताबें इनकी, थ्योरी ऑफ जस्टिस, लॉ ऑफ पीपल और पॉलिटिकल लिबरलिज्म। ये 1971 में, ये बड़ी लैंडमार्क बुक है जो मानकात्मक सिद्धांत के पुनरुदय और राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान के लिए जानी जाती है। जॉन रोल्स ने न्याय को उचितता के रूप में, जस्टिस एज फेयर, उचितता के रूप में परिभाषित किया है। जस्टिस एज फेयरनेस, जस्टिस एज फेयरनेस, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे हम थोड़ी सी। जॉन रोल्स ने, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जॉन रोल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस को देख करके वहाँ से आपकी अवधारणात्मक समझ विकसित कर सकते हैं। वहाँ पर आप इसको कंप्लीट समझेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूंगा इसको, यहाँ पर पूरी व्याख्या नहीं करूँगा। हम सिर्फ और सिर्फ जो मॉडर्न लिबरलिज्म है उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। तो जॉन रोल्स भी वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। आप उसका थर्ड प्रिंसिपल देखोगे जॉन रोल्स का, तो जॉन रोल्स वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। जो तीसरा प्रिंसिपल है डिफरेंस प्रिंसिपल, डिफरेंस प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। इसमें जॉन रोल्स क्या कहते हैं कि जो इनइक्वलिटी जो इंक्रीज हुई है, जो राइज हो रही हैं, उन इनइक्वलिटीज को जस्टिफाई किया जा सकता है कि जब समाज में जैसे अमीर लोग हैं उनको टैक्स करके गरीबों को दिया जाए, पुअर को टैक्स करके गरीबों को दिया जाए, अर्थात रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की थ्योरी अपनाई जाए, धन का पुनर्वितरण का सिद्धांत अपनाया जाए, तब समाज के गरीब लोगों को लाभ मिलता है। अर्थात जो डिसएडवांटेज्ड एंड अनसक्सेसफुल लोग हैं, अगर उनको भी इस कंडीशन से लाभ मिलता है तब उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर लाभ नहीं मिलता है तो हम उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। यहीं से वेलफेयर स्टेट का मॉडल आता है। तो जॉन रोल्स कहीं ना कहीं वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं मॉडर्न लिबरलिज्म से लिंक कर जाता है, मॉडर्न लिबरलिज्म। तो ये जॉन रोल्स के बारे में बातें हुई। आप यूट्यूब में जाकर के मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में जॉन रोल्स का वीडियो देखें ध्यान से, पूरा देखना, ध्यान से देखोगे तो ही वो कंप्लीट समझ में आएगा। इसके बाद हम जॉन डीवी, मॉडर्न लिबरलिज्म के पॉलिटिकल डायमेंशन में जॉन डीवी के विचार देख लेते हैं। जॉन डीवी क्या कहते हैं? अमेरिकन स्कूल ऑफ प्रैग्मेटिज्म से संबंधित है मॉडर्न लिबरलिज्म। इसका हम पॉलिटिकल डायमेंशन देख रहे हैं। इसके भी दो डायमेंशन है, पॉलिटिकल डायमेंशन, इसको कंबाइंड कर देता हूँ मैं, पॉलिटिकल डायमेंशन, एक इसका इकोनॉमिक डायमेंशन है। पॉलिटिकल डायमेंशन में हम जॉन डीवी के विचार देख रहे हैं। पॉलिटिकल डायमेंशन मॉडर्न लिबरलिज्म का वेलफेयर स्टेट की बात करता है। अभी देखेंगे जॉन डीवी के विचार भी, ये वेलफेयर स्टेट की बात करता है, जबकि इकोनॉमिक डायमेंशन मैनेज्ड कैपिटलिज्म की बात करता है। अभी समझेंगे कि मैनेज्ड कैपिटलिज्म या कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म क्या है। कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म, मैनेज्ड कैपिटलिज्म, यहाँ पर हम जॉन मेनार्ड किन्स की बात करेंगे। किनीशियनिज्म की थ्योरी क्या है, जॉन मेनार्ड किन्स की बात करेंगे। तो जो मॉडर्न लिबरलिज्म है, इन दोनों के पॉलिटिकल डायमेंशन और इकोनॉमिक डायमेंशन को आप मिला दोगे तो आप देखोगे कि
वेलफेयर स्टेट और मैनेज्ड कैपिटलिज्म के संयुक्त रूप से मॉडर्न लिबरलिज्म पैदा होता है, अर्थात जिसमें कल्याणकारी राज्य भी है, जिसमें स्टेट इंटरफेयर भी कर रहा है लोगों में डेवलपमेंट के लिए, जिसमें पूंजीवाद को भी नियंत्रित किया जा रहा है, क्योंकि पूंजीवाद के कारण गरीबी और अमीरी में जो खाई है वो चौड़ी होती जा रही है। पूंजीवाद के कारण इकोनॉमिक इनइक्वलिटी जो राइज हो रही है, यहाँ भी स्टेट के द्वारा इंटरफेयर किया जा रहा है। इससे पहले हम देखते हैं जॉन डीवी के विचार। जॉन डीवी, जॉन डीवी क्या कहते हैं? जॉन डीवी 3-4 पॉइंट हैं, वो नोट कर लीजिए आप फटाफट इसके। जॉन डीवी के, ये अमेरिकन स्कूल ऑफ प्रैग्मेटिज्म से संबंधित हैं। अमेरिकन स्कूल ऑफ प्रैग्मेटिज्म, अमेरिकन स्कूल ऑफ प्रैग्मेटिज्म। दूसरा पॉइंट है इंडिविजुअल आर नेवर एसोशियल, दे डेवलप थ्रू इंटरेक्शन बेस्ड ऑन सोशल कंडीशन। मतलब यहाँ पर एसोशियल और सोशल की बात की जा रही है। इंडिविजुअल कभी भी एसोशियल नहीं हो सकता, जो मैंने आपको पहले बताया, याद कीजिए। सिर्फ उसकी सोशल कंडीशन के भीतर ही उसका डेवलपमेंट हो सकता है। वो सोशल है, उसकी एक सोशल इमेज है, सोशल कंडीशन के भीतर ही उसका विकास होता है। तीसरा पॉइंट है इंडिविजुअलिटी एंड सोसाइटी आर सिम्बायोटिक, बड़ा ही महत्वपूर्ण है तीसरा पॉइंट। इंडिविजुअलिटी जो हमने बात की, जो इंडिविजुअलिज्म से थोड़ी डिफरेंट है। इंडिविजुअलिटी एंड सोसाइटी आर सिम्बायोटिक, सेम है सिम्बायोटिक। एक व्यक्ति समाज के भीतर रहकर ही अपना विकास कर सकता है, समाज ही उसको वो शक्ति देता है कि वो अपना विकास करे। इंडिविजुअलिटी एंड सोसाइटी आर सिम्बायोटिक, दोनों समान हैं। डीवी नॉट अगेंस्ट इंडिविजुअलिटी बट गिव्स इट ए सोशल डेफिनेशन। यहाँ पर जो जॉन डीवी हैं वो इंडिविजुअलिटी के अगेंस्ट नहीं है, इनके विपरीत नहीं है। वो इसको इंडिविजुअलिटी को सोसाइटी के भीतर समाहित करके एक सोशल डेफिनेशन दे रहे हैं, इंडिविजुअलिटी की सोशल डेफिनेशन दे रहे हैं। ये 2-3 बातें आप याद कर लो इसको। जॉन डीवी भी पॉलिटिकल डायमेंशन से जुड़े, सोशल कंडीशन अर्थात ये इंडिविजुअलिटी और सोसाइटी को कंबाइन करने की बात कर रहे हैं जॉन डीवी, इसको नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मॉडर्न लिबरलिज्म का इकोनॉमिक डायमेंशन है उसको देखते हैं जॉन मेनार्ड किन्स। जॉन रोल्स, अमर्त्य सेन और T.H. मार्शल, 3 और जुड़े हैं इससे। जॉन रोल्स, अमर्त्य सेन, T.H. मार्शल, ये तीनों भी मॉडर्न लिबरल हैं। T.H. एक होबाउस हो गया, एक जॉन डीवी हो गया। ये तीनों क्या कहते हैं? ये तीनों के तीनों, जॉन रोल्स तो मैंने बता ही दिया आपको, वेलफेयर स्टेट को, मॉडल को। अमर्त्य सेन कल्याणकारी अर्थशास्त्र से जुड़े हैं। T.H. मार्शल भी मॉडर्न लिबरल है। ये तीनों स्टेट इंटरवेंशन की बात करते हैं। स्टेट इंटरवेंशन, स्टेट के द्वारा व्यक्ति की लिबर्टी में इंटरवीन किया जाना चाहिए। रिच पीपल को टैक्स किया जाना चाहिए, रिच पीपल को टैक्स करके उस टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कर दिया जाना चाहिए? उसका पूर लोगों में वितरण कर देना चाहिए। स्टेट इंटरवेंशन की बात करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं, और इक्वल सोशल कंडीशन की भी बात करते हैं। इक्वल सोशल कंडीशन, ये तीनों बातें मॉडर्न लिबरलिज्म से जुड़ी। आप तीनों बातें मॉडर्न लिबरलिज्म को समझने के लिए लिख सकते हो, इन तीनों बातों को। यही कोर अजम्पशन है मॉडर्न लिबरलिज्म की। 3, स्टेट इंटरवेंशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स थ्योरी, इक्वल सोशल कंडीशन, ये तीनों इसी से जुड़े हैं। इसके बाद में हम जॉन मेनार्ड किन्स ने कौन कौन सी बातें कही हैं। जॉन मेनार्ड किन्स कहते हैं कि आप मार्केट को अनरेगुलेटेड नहीं छोड़ सकते, इससे कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। स्टेट को वेल्दी पीपल को टैक्स करना चाहिए और इसको स्पेंड कर देना चाहिए। जॉन मेनार्ड किन्स, इकोनॉमिक डायमेंशन, मैं समझा देता हूँ आपको।
इकोनॉमिक डायमेंशन। इससे जुड़े हैं जे एम्किंस। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आती है। 1929 में क्या आती है? ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी, जो बहुत दुनिया के बहुत सारे देशों को प्रभावित करती है। ये ग्रेट डिप्रेशन क्या थी, इसको समझ लो। इसमें क्या था? मार्केट में ओवरऑल डिमांड कम हो गई। ओवरऑल डिमांड बहुत कम हो गई। इससे लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई। मार्केट में मान लो ये बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने डिमांड कर दी और ऑल डिमांड गिर गई, लोगों की परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति क्षमता खत्म हो गई, प्रोडक्शन ठप हो गया। प्रोडक्शन, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो खत्म हो गई। इकोनॉमिक एक्टिविटीज खत्म हो गई। तो ग्रेट डिप्रेशन में ओवरऑल डिमांड कम हो गई। तो किन्स ने यह बताया, जॉन मेनार्ड किन्स ने यह बताया कि मार्केट को कभी भी अनरेगुलेटेड नहीं छोड़ना चाहिए। उसके कारण बहुत सारी समस्याएं आती हैं, गरीबी भी आती है, आर्थिक असमानता भी आती है। इसलिए स्टेट को इंटरफेयर करते रहना चाहिए मार्केट को मैनेज करने के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार पैदा करो, अर्थात उन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोज़गार का सिद्धांत भी दिया है। फुल एम्प्लॉयमेंट का सिद्धांत ये किन्स के द्वारा ही दिया गया है। फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोज़गार का सिद्धांत। आप ओवरऑल डिमांड बढ़ाओ। ओवरऑल डिमांड कैसे बढ़ाओगे? आप वेल्दी पीपल को टैक्स करो, आप स्पेंड करो, एक्सपेंडिचर करो, एक्सपेंडिचर करो, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करो, गड्ढे खुदवाओ, उनको दोबारा भरवाओ, लेकिन लोगों की परचेजिंग पावर को इंक्रीज़ करो। ये जो लोगों की परचेजिंग पावर है इनको इंक्रीज़ करो। प्रोडक्शन, इनकी परचेजिंग पावर अगर इंक्रीज़ हो जाएगी, इनकी जेब में पैसे चले जाएंगे, तो ये डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वापस स्टार्ट हो जाएंगी, लोगों के पास इनकम हो जाएगी, लोग डिमांड करेंगे, तो चक्कर वापस चल जाएगा। अर्थात यहाँ स्टेट के इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं जॉन मेनार्ड किन्स की जो भी सिद्धांत दिए गए उनको कीनेसियनिज्म की थ्योरी कहा जाता है। कीनेसियनिज्म कीनेसियनिज्म का बहुत बड़ा रोल है आधुनिक उदारवाद के जन्म में। कीनेसियनिज्म का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका किन्स ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है आधुनिक उदारवाद के जन। स्टेट कैन रेगुलेट मार्केट एंड प्रिवेंट इकोनॉमिक क्राइसिस। जो भी आर्थिक संकट आता है उसको सिर्फ और सिर्फ स्टेट रोक सकता है। तो जॉन मेनार्ड किन्स ने बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार पैदा करो, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाओ, कि जो मार्केट में ओवरऑल डिमांड गिर गई है उस ओवरऑल डिमांड को बढ़ाने के लिए आपको गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग, वेल्दी पीपल को आप टैक्स कीजिए, वेल्दी पीपल को टैक्स करके आप एक्सपेंडिचर बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं चलाइए, लोगों के जेब में पैसे जाने चाहिए, उनकी परचेजिंग पावर को इंक्रीज़ कीजिए। परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होगी तो वो डिमांड बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। इस प्रकार अर्थव्यवस्था का चक्कर वापस स्टार्ट हो जाएगा और मार्केट एक बैलेंस में आ जाएगा, मार्केट और इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकल जाएगा मार्केट। तो स्टेट का इंटरवेंशन ज़रूरी है। तो मॉडर्न लिबरलिज्म के उद्भव में जे एम किन्स का बहुत बड़ा योगदान है, कीनेसियनिज्म का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये बातें हमने समझी। तो वो 2-3 पॉइंट मैं लिख देता हूँ, आप इनको नोट कर लीजिए। जॉन मेनार्ड किन्स ने आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए कौन कौन सी बातें बताई हैं? आप मार्केट को अनरेगुलेटेड नहीं छोड़ सकते, मार्केट को रेगुलेट करना ही पड़ेगा आपको लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो डिमांड को बढ़ा सकें। किसको बढ़ा सकें?
वो डिमांड को इंक्रीज कर सकें, ताकि सप्लाई बढ़े। सप्लाई बढ़ेगी, ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो स्टेट क्या कर सकता है? स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। स्टेट कैन इंटरफेयर एंड टैक्स वेल्दी पीपल। स्टेट कैन इंटरफेयर एंड रेगुलेट मार्केट एंड प्रिवेंट इकोनॉमिक रेगुलेट मार्केट को रेगुलेट कर सकता है और इकोनॉमिक क्राइसिस को रोक सकता है। प्रिवेंट टू इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस को रोक सकता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि मॉडर्न लिबरलिज्म के दो डायमेंशन हैं। वो दोनों डायमेंशन मैं बता देता हूँ आपको कि ये मॉडर्न लिबरलिज्म है। हमने क्लासिकल लिबरलिज्म से मॉडर्न लिबरलिज्म की जर्नी पूरी कर ली है। ये मॉडर्न लिबरलिज्म है। आप थोड़े गंभीर होकर पढ़ेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा आपको। वीडियोस को 2-3 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके दो डायमेंशन है। पॉलिटिकल डायमेंशन, जो कि जिससे जुड़े हैं अपने एल.टी. होबाउस, टी.एच. मार्शल, जॉन रोल्स, अमर्त्य सेन, जॉन डीवी। इकोनॉमिक डायमेंशन इससे अपने जुड़े हैं। इकोनॉमिक डायमेंशन इससे अपने जुड़े हैं कौन? किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स। पॉलिटिकल डायमेंशन तो मॉडर्न लिबरलिज्म वेलफेयर स्टेट की बात करता है। वेलफेयर स्टेट की बात करता है, कल्याणकारी राज्य की बात करता है। जबकि इसका इकोनॉमिक डायमेंशन मैनेज्ड कैपिटलिज्म की बात करता है, कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म की बात करता है। मैनेज्ड कैपिटलिज्म। इन दोनों को आप मिला दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तब मॉडर्न लिबरलिज्म आता है। इन दोनों ही आइडियाज़ को इंटीग्रेटेड कर दिया जाए तो मॉडर्न लिबरलिज्म के राइज होता है। इसी को मॉडर्न लिबरलिज्म कहते हैं। 1970s के दशक में 1970s के दशक में दोबारा से इकोनॉमिक क्राइसिस आता है। दोबारा से इकोनॉमिक क्राइसिस आता है और बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं उनकी बहुत मार्केटिंग गिर जाती है। फॉलिंग कॉरपोरेट हाउसेज, फॉलिंग हो जाते हैं, गिर जाते हैं। फॉलिंग कॉरपोरेट हाउसेज, तो बड़े बड़े व्यापारिक निगम थे वो फॉल कर जाते हैं। तो इस प्रकार मॉडर्न लिबरलिज्म को भी चुनौती मिलती है। और 1970-80 के दशक में 1990s में एक नए लिबरलिज्म के वेरिएंट का राइज होता है। उसको कहते हैं नियो लिबरलिज्म। इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन जिम्मेदार थी, इन सभी बातों को समझने के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे नियो लिबरलिज्म पर। तो ये मॉडर्न लिबरलिज्म की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इसके बाद न्यू लिबरलिज्म आता है, एक नया वेरिएंट न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म। उदारवाद की या लिबरलिज्म की 3 और ट्रेडिशन है, जिसमें लिबरल इगालिटारियनिज्म, लिबर्टेरियनिज्म और कम्युनिटेरियनिज्म, तीनों को हम पढ़ेंगे, जिनकी हमने शुरुआत में चर्चा की थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो राजनीति विज्ञान के हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, जो इंग्लिश में आप बुक्स नहीं पढ़ सकते, वो कंटेंट को क्लियर नहीं कर सकते, उनको अच्छी सामग्री नहीं मिलती है, तो हिंदी माध्यम की जो बुक्स हैं वहाँ से आप कंटेंट क्लियर नहीं कर सकते, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। आपको अंग्रेजी माध्यम वाला माहौल मेरे द्वारा दिया जाएगा। हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों का राजनीति विज्ञान को समृद्ध बनाने का
मेरे द्वारा बीड़ा उठाया गया। मेरी ये पूरी कोशिश है कि मैं राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस पर आपकी कमांड हासिल करने में मदद करूं। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो पॉलिटिकल साइंस को समझने में, सीखने में आपकी मैं मदद करूं, ये मेरे द्वारा पूरी कोशिश की जाएगी। आपके द्वारा जो कमेंट्स आए उनसे मैं बड़ा इनक्रेजिंग हूँ, बहुत उत्साह मिला है मेरे को। तो मुझे लगता है कि मैं आपसे जुड़ा रहूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेरा फ़ायदा मिले। मैंने पिछले 10-12 साल में थोड़ी बहुत पकड़ बढ़ाई है पॉलिटिकल साइंस पर। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके इस चैनल का भरपूर फ़ायदा उठाएं। ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं पूर्ण हूँ, लेकिन मैं आपसे, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो कि हिंदी माध्यम के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल बहुत उपयोगी साबित होगा, बहुत हाईली बेनिफिशियल और यूज़फुल साबित होगा उनके लिए। आप मेरे साथ जुड़े रहें। इसी के साथ आज के वीडियो को मैं एंड करता हूँ। धन्यवाद।